कुछ बड़े सवाल पूछ रही है, विदेश यात्राओं से हासिल क्या हो रहा है? देखिए, दो आधार होते हैं इसके। जिस पार्टी ने इतने लंबे समय शासन किया हो, विदेश यात्राओं से क्या हासिल होता है उसे समझना चाहिए। आज विदेश यात्राओं से यह हासिल हुआ है कि भारत की विश्व में स्थिति यह बनी। मैं आज डिफेंस के मामले से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट। S-400 लेने के बाद भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इट इज पॉइंट नंबर 2। विवेक जी, विवेकशील ढंग से विचार करिए। देन कम्स द पॉइंट नंबर 3। S-400 लेने के बाद भी प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बताइए, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश की चीजों से क्या हासिल होने जा रहा है और विदेश से कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है? मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं अमीश जी, जिनके नेता विदेश में जाकर घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, कौन उनको समर्थन बुलाता है? भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको नहीं बुलाया जाता लेक्चर देने के लिए। चलिए आज कहेंगे भाजपा की सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है उन राज्यों में कोई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय नहीं बुलाता है। जब वो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी, कोई उनके राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती थी। अब देश में कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जो उनको जाकर बुलाती हैं भाषण देने के लिए? और नॉन अलाइन मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू किया था, ये एंटी इंडिया अलाइन मूवमेंट जाके क्यों शुरू हो जाता है? मेरी समझ से बाहर है। कहना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस के जो और कुछ बड़े दिग्गज कंप्लीट करिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, देखिए जो लोग कांग्रेस में भी ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, मैं अगर वो हमारे विरोध में है, घनघोर हमारे विरोध में बोले, चिदंबरम साहब को बुलाया जाए समझ में आता है, अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया जाए समझ में आता है, मनीष तिवारी को बुलाया जाए समझ में आता है, शशि थरूर जी को बुलाया जाए समझ में आता है, मगर राहुल जी को किसी नीतिगत मामले के ऊपर विश्लेषण देने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं, ये किसी को समझ से बाहर है। फिर जाके कभी ऐलान उमर के साथ तस्वीर, तो कभी किसी के साथ तस्वीर। तो एक लाइन में कहूंगा, आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने विदेशी बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था, आज के गांधी के नेतृत्व में विदेशी जय जयकार का मूवमेंट शुरू हो गया। कहां से कहां आ गए महात्मा गांधी के विदेशी बहिष्कार से आज के गांधी के विदेशी जय जयकार। जी एक और बड़ी खबर आई है, बीजेपी ने इस समय एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है कांग्रेस, और आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल है। कौन किसको कोट कर रहा है उसको मैं चेक कर लूंगा सोशल मीडिया पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से G7 में नहीं बुलाने का भी तमाम मीडिया से खबरें पता चली कि मोदी जी को लेट इनविटेशन आया और उसमें भी काफ़ी सरकार को प्रयास करने पड़े, और पिछली बार जब ट्रंप जी का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी नहीं बुलाया गया, उसमें भी तमाम तरह की खबरें पूरे देश ने देखी कि किस तरह से क्या हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहाँ पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊँ, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊँ, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊँ, और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए, जब वहाँ के एम्बेसडर और तमाम स्टाफ इसी काम पे रहे कि मोदी जी आ रहे हैं तो किस तरह से वाह वाह मोदी, जय जय मोदी करवानी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से वो पीछे चली जाती है और उसका जो वास्तव में उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री बनी उससे लेकर अभी तक मैक्सिमम दौरों में कोई विदेश मंत्री मोदी जी के शायद फ्रेम में भी किसी को नजर नहीं आया होगा, कि क्योंकि मोदी जी सेल्फ प्रमोशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत सारे कैमरे उनके साथ चलते ही हैं। अब बात आती है कि भाई विदेश के दौरों के ऊपर जो सवाल है, अगर कोई व्यक्तिगत दौरा कर रहा है, राहुल गांधी जी अगर कहीं पर जा रहे हैं, वो LOP बने तो अभी पूरा 1 साल हुआ ही है उनको, मात्र 1 साल भी इसी महीने हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई अगर पर्सनल लेवल पर जा रहा है और सरकारी खर्चे पर जा रहा है, तो सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो, तो सरकार पूछती है कि भाई टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है? क्या हमारे सारे पड़ोसी आज हमसे दूर नहीं हो गए? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन नहीं हो गया? श्रीलंका में चाइना ने काबिज नहीं हो गया? अफगानिस्तान में कट्टरपंथी नहीं आ गए? क्या पूरी तरह से आज चारों तरफ से हमारी विदेश नीति फेल होने के कारण सारे पड़ोसी जो हैं वो पूरी तरह से हमारे खिलाफ तो नहीं है? और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आया। यही बात पवन खेड़ा ने बोली और इसी का प्रश्न बनाकर मैंने पूछा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, अमित मालवीय का ट्वीट को मैंने कोट करा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं,
पॉइंट है, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि हम तो वही खबर बता रहे हैं जो मीडिया में चल रही है, और राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं कि विदेश में गए, और क्या गजब की बात आलोक जी कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि सब जगह भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया भारत की सरकार ने, श्रीलंका से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल से लेके अमेरिका तक। अरे तो आपको मानना चाहिए कि भारत की कितनी ताकत हो गई। कहां एक दौर था कि अमेरिकन कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, दिलवाया था ना यूनियन कार्बाइड को। पहले उसको आओ, कहो भैया अपना प्लांट लगाओ, फिर उसके बाद मुनाफा कमाओ, फिर हमारे लोगों को जब निपटा दो तो भगाओ। एंडरसन को बैठाल के भगा दिया था। बोलिए, उस जमाने में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आती थी, यहां पे आके पूरा बिजनेस करती थी और चली जाती थी। जिस जमाने में मारुति सुजुकी आई है, तो शुरू में सुजुकी का 98% जाता था बाहर विदेश में। तो बड़ी गजब की बात है। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए यदि आपके आरोप को सही माना जाए, तो आरोप कितना हसीन है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक पर्सनल कैपेसिटी के बुलाने की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था, तो 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। मगर पर्सनल कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, जी जवाब लेते हैं, दर्जा देकर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रियंका जी और इनको शायद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। ये पर्सनल कैपेसिटी में सत्ता में रहते हुए भी क्यों चाइना ने बुलाया था? 2007 में करार था और 2008 में ऐसा प्यार उमड़ा कि मनमोहन सिंह नहीं, क्योंकि करार करने वाले सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, उन्हीं को बुलाया गया। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, जवाब लेता हूं। आलोक शर्मा, अमित मालवीय ने ट्वीट करा कि कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि G7 में किस तरह से मोदी जी को बुलाया गया और वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है, वहां से सड़कों से लेकर और संसद तक मोदी जी के ऊपर जिस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अब बात आती है कि साहब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट, अरे भाई राम माधव ट्रेनिंग दिलाने के लिए लेकर गए थे, उसमें क्या था? वो ट्रेनिंग किसको दिलाने लेके गए थे राम माधव जी? उसमें क्या क्या हुआ था, जरा देश के सामने खुलासा कर दीजिए। मोदी जी ने तो चाइनीज भाषा शुरू करवा दी थी वहां गुजरात में। आप केवल ये बता दीजिए कि पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है। पीएम केयर्स फंड में तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक लगा के आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या स्टार्टअप्स में और तमाम चीज़ों में चाइना का पैसा नहीं आ रहा है? क्या चाइना के एग्रीमेंट सरकार के साथ नहीं हो रहे हैं? ये केवल ध्यान भटकाने की बात है। एक फेल विदेश नीति, एक कमजोर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास भर है कि गांधी फैमिली के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कहीं पर किसी ने गलत बुलाया था, गलत कोई चीज हुई थी, तो अभी तक उसको आप उजागर करते। आप कह रहे हैं कि साहब यूनियन कार्बाइड, अरे भाई यूनियन कार्बाइड तो जिस समय पर 2.5 साल इमरजेंसी के बाद सरकार आप लोगों की रही, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय पर भी काम कर रही थी। क्या आपने बदल दिया था? क्या आपने हटा दिया था? क्या उसने आपने उनको भगा दिया था? और यूनियन कार्बाइड के वकील कौन कौन थे? सुधांशु भाई तो काफी विद्वान है, समझते होंगे। वो व्यक्ति शायद बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने हो। खैर, आज का विषय मैं वापस आता हूं कि मैं भटकने नहीं दूंगा विषय को। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पहली बार इतिहास में हो कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज साथ साथ होती हैं। पहली बार हुआ है कि यूएसए से हथकड़ियां और बेड़ियां लग के लोग यहां पर हिंदुस्तान में भेजे गए। क्या आपने अमीश जी न्यूज 18 पर कोई एक ऐसा फोटो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को भी भेजा गया हो, या नेपाल या बांग्लादेश के बच्चों को भी हथकड़ी लगा के भेजा गया हो? केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ तो जरूर पूछा जाएगा कि मोदी जी आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा, एक प्रश्न आपसे है। देखिए, आपने पहले इल्जाम लगाया, सुप्रिया श्री जी ने एक बड़ा वीडियो बनाया और बोला कि देखिए G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा, वो इनविटेशन फाइनली आया। फिर आसिम मुनीर को अमेरिका बुला रहा है अपने आर्मी डे के ऊपर, एक वो प्रोपेगेंडा चला, वो भी झूठ निकला, वो भी गलत निकला। अब G7 समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी जब वहां थे ही नहीं, और उससे पहले की फोटो को आपने स्वयं ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर अब विषय बन रहा है। जिस एजेंसी को आपने कोट करा, उस एजेंसी के एडिटर इन चीफ ने बाकायदा लिखा कांग्रेस का प्रवक्ता एक फेक न्यूज फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। और फिर बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करा। मैं समझता हूं कि वो पूरे सोशल मीडिया पर वो फोटो चल रहा है। सोशल मीडिया जो बच्चा मेरा देखता है, जो लड़का जो काम करता है, मैं उससे बात करके देख लूंगा। अगर कोई चीज उसमें होगी तो उसको हटा दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ट्वीट से कोई विदेश नीति का लेना देना थोड़ी ना है। बिल्कुल आपके ट्वीट से विदेश मैं तो ये कह रहा हूं कि किस तरह से, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे हैं। अरे बीजेपी का काम तो आरोप लगाना ही है।
बीजेपी तो ये बताए ना कि पाकिस्तान को जो एंटी टेररिज्म पूरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक विंग है, उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को कैसे बना दिया बीजेपी? इस पर कोई ठीक है, ये लाजमी सवाल है, ये लाजमी तालिबान सवाल है, के खिलाफ और का ये जो जायज प्रपोजल सवाल है, है इसका जवाब लेना चाहिए। उसमें लेकिन आपने पाकिस्तान को आज आप न्यूज मेकर हैं आलोक शर्मा, आज आप न्यूज मेकर हैं, आप हेडलाइंस में हैं हर तरफ, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना मेरा जरूरी था। हालांकि क्योंकि आज खबरों में आप छाए हुए हैं, इसलिए ये सवाल पूछना मेरा लाजमी था आपसे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अब वो कह रहे हैं कि भाई उनके यहां पर किसी बच्चे ने, जो आलोक शर्मा को कोट अनकोट करके मैं बोल रहा हूं, किसी बच्चे ने ट्वीट कर भी दिया तो हट जाएगा। विदेश नीति तो आलोक शर्मा नहीं चला रहे ना, वो विदेश मंत्री तो है नहीं, पूर्व विदेश मंत्री भी नहीं है आलोक शर्मा। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी। देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। यहां यही तो समस्या है अमीश जी, ये जो बच्चे हैं ना कांग्रेस के मीडिया सेल में और जो आईटी सेल में, जो राहुल जी को भी बहुत कुछ देते हैं, इन बच्चों के जो वो बैठे हुए हैं सरमाएदार सरपरस्त, वो बच्चे किस स्कूल से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, ये देश को समझना चाहिए। शायद वो सोरस स्कूल ऑफ प्रोपोगंडा से तो कहीं कनेक्टेड नहीं है, वो बच्चे वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं और एक नया प्रयोग यहां शुरू कर देते हैं। अमीश जी, आप याद करिए महात्मा गांधी ने बड़ी प्रसिद्ध कांग्रेस में हर आदमी लिखी सोरस थी। के साथ ही संपर्क में है। नहीं, मैं तो हर आदमी को तो मैंने नहीं कहा, कुछ एक आदमी है जो आपके दर्शक समझते हैं। अरे भाई, विदेश नीति पे बात करो सुधांशु भाई। वो पार्टी है अमीश जी, जी, विदेश नीति पे बता रहा हूं आपको। अमीश जी देखिए, कांग्रेस एक दौर में महात्मा गांधी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, उन्होंने किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज के गांधीयों के नेतृत्व में कांग्रेस का सिद्धांत क्या हो गया कि असत्य का झूठा रोग। ठीक है, कहां सत्य का प्रयोग गांधी जी का, आज असत्य का झूठा रोग। तो ये योग से रोग कैसे बन गया सत्ता का भोग करते हुए, मुझे लगता है आज आलोक जी को, जनता को, देश को जरा बताना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आलोक शर्मा 30 सेकंड, देन फराज किदवई एंड रोहित सिंह। देखिए मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, हमारी विदेश नीति क्या ट्रंप चला रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा सीधा सीधा कि अगले ही दिन आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे देता है और हम यहां पर पीठ थपथपाने लगते हैं। तीसरा सवाल कि जो एंटी टेररिज्म का जो सिक्योरिटी काउंसिल का यूएन का विंग है, उसमें उपाध्यक्ष पाकिस्तान कैसे बन जाता है? ठीक है। तीसरा, तालिबान के खिलाफ जो विंग है कि भाई एंटी तालिबान, उसका अध्यक्ष कैसे बन जाता है? इसका जवाब दीजिए। और जहां तक मुनीर की बात है, मुझे लगता है कि आज का ट्वीट एक बार जयराम रमेश जी का अभी थोड़ी देर पहले का है, वो फिर दोबारा आपको दिखाना चाहिए। जी, थोड़ी देर पहले का है, आप कह रहे हैं दोबारा दिखाना चाहिए। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, 10 सेकंड, देन आई विल गो टू फराज किदवई, 10 सेकंड रिप्लाई। ये कांग्रेस का आपको एजेंडा प्रोपेगेंडा क्यों नजर आ रहा है? सुधांशु जी। छोटा है ऊपर में।